दर्द भारत न्यूज चैनल पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गौतम राणे सागर, आपके सामने उपस्थित हूं कार्यक्रम लेकर। सोच बदलो, देश बदलो। ये सोच ही है जो किसी को राजा बना देती है, किसी को रंक बना देती है, और किसी को फकीर बना देती है, और किसी को ऐसा फकीर बनाती है कि मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा भाई, मैं तो फकीर हूँ, झोला उठाऊंगा चल दूंगा। और चाहे वो पूरे देश को झोला उठवा करके चल देने के लिए तैयार हो जाए। आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे, टॉपिक बहुत अहम है। टॉपिक ये है कि अगर बौद्ध भिक्षुओं ने और बौद्धों ने यह कदम उठाया तो आज दर्द भारत चैनल का ये दावा है कि मोदी तो छोड़िए, मोदी की 7 पुश्ते मतलब आरएसएस की 7 पुश्ते भी अयोध्या पहुंचने की, अयोध्या जाने की और खास तौर से शिलान्यास करने की गुस्ताखी नहीं कर पाएंगी। हम शब्द यूज कर रहे हैं, गुस्ताखी नहीं कर पाएंगी। केवल कदम ये उठा लें, क्योंकि हमारे पास सुर्खियां हैं और खबरें नहीं। ये सारी सुर्खियां लेकर के हम खबरें नहीं बना पाते। हमारे पास कानून है, न्याय नहीं है। हमारे पास संविधान है, अधिकार नहीं है। तो इसी पे तो हमें चिंतन करनी है कि हमारे पास कानून है तो न्याय क्यों नहीं, संविधान है तो अधिकार क्यों नहीं, सुर्खियां है तो मीडिया क्यों नहीं। खुद बनाने की जरूरत पड़ेगी, कोई किसी को बना के नहीं देता है। और अभी तक हमने दूसरे पे डिपेंडेंट रहने की कोशिश की है। अगर ये कहे कि वी आर डिपेंडेंट इन इंडिपेंडेंट इंडिया, हम आजाद भारत में, स्वतंत्र भारत में परतंत्र हैं। क्यों है? कभी सोचा किसी ने? और सोचा तो सोच को कभी कार्य रूप में परिणित करने की कोशिश की है? कहा जाता है आइडिया चाहे जितनी भी बेहतरीन तरीके हम क्यों न रख लें, it is not going to be implemented unless we not work upon। कि चाहे जितना आइडिया रख ले, अगर आइडिया पे हम काम नहीं करेंगे तो ये आइडिया फलीभूत नहीं होने जा रहा है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से मिनरल वाटर, आप आरओ का पानी निकाल करके अगर 3 महीने से ज्यादा के लिए रख दीजिए तो उसमें बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। और उसी तरह ये सोच है, सोच को अगर आप इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, उस पर काम नहीं करेंगे तो वो भी, उसमें बैक्टीरिया पैदा हो जाएंगे। और हो सकता है, अब तो एक वायरस भी आ गया है जिसको कोरोना कहा जाता है। पता नहीं कैसे इस दुनिया को पहली मर्तबा कोरोना पता लगा। एक डिटॉल साबुन बनाता है, वो 2010 से ही कोरोना कहता है, वो कोरोना प्रोहिबिटेड है। कि वो डिटॉल साबुन में 2010 से बाकायदा लिख रहा है कि हमारा जो डिटॉल साबुन है वो कोरोना को रोकता है। ये तो अलग बात है। इसीलिए ये लगता है कि ये सारी चीजें जो ले आई गई है, इसको जमहूरियत को खत्म करने के लिए दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों की कहीं एक साजिश तो नहीं, और इस साजिश के आड़ में कहीं मानव अंगों की तस्करी भयंकर तरीके से शुरू तो नहीं हो गई। और तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा पॉइंट ये है, क्या जिनको अधिकारों से वंचित रखने की कोशिश की जा रही है, इसी कोरोना वायरस की आड़ में उनके मुंह को बंद रख दिया जाए और उन्हें बाहर न निकलने दिया जाए। ये तीनों पॉइंट कहीं ऐसा तो नहीं। लेकिन ये मुद्दे पे आज हमारे पास ये मुद्दे नहीं है। हमारे पास मुद्दे ये हैं कि जो 5 अगस्त को हमारे देश के प्रधान सेवक उर्फ परिधान सेवक, परिधान मंत्री उर्फ प्रधान सेवक जो अयोध्या जा रहे हैं, लोग उनसे मिन्नतें कर रहे हैं कि अयोध्या नहीं जाए। आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं, कभी तो हमें अपने दिमाग का उपयोग कर लेना चाहिए। वो अयोध्या नहीं जाएंगे तो मर जाएंगे। गंदी नाली के
कीड़े को साफ पानी में डाल दीजिए तो वो मर जाएगा, सरवाइव नहीं कर सकता। और उसी तरह हमारे प्रधानमंत्री अगर सांप्रदायिकता न फैलाएं, भावनात्मक बात न करें, भावनाओं को प्रधानता न दें, तो वो राजनीतिक तौर पे जीवित नहीं रह सकते। धर्म और बम का बड़ा बेहतरीन संगम अगर कहीं है तो वो बेहतरीन संगम हिंदू धर्म ही है, जहां धर्म और बम का बहुत ही बेहतरीन संगम है। चोली दामन का साथ है दोनों का। आज दर्दे भारत इसी बात का खुलासा कर रहा है, और खुलासा करने की जरूरत क्यों पड़ी कि जब ये आर्टिकल 32 का उपयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में गए एक पिटीशन लेकर के कि हमारे जो अवशेष मिल रहे हैं अयोध्या में उसको संरक्षित रखा जाए, तो वहां पिटीशन रिजेक्ट करना, एक्सेप्ट करना निसंदेह ये बेंच का अपना विशेषाधिकार है, और उस बेंच का अपना विशेषाधिकार है, उस सुप्रीम कोर्ट का अपना विशेषाधिकार है, उस कोर्ट का अपना विशेषाधिकार है जो लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में अलोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई। जहां लोकतंत्र हो, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को नियुक्त करने का कौन सा क्राइटेरिया है? कोलेजियम संविधान की कौन से आर्टिकल से बनाया गया है, जरा ये बता दीजिए। तो जब कोई चीज लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में अलोकतांत्रिक तरीके से गठित की गई है और उसको सर्वोपरि मान लिया गया है, तो लड़ाई वहां से नहीं जीती जा सकती। अब हमें ये देखना है कि इनका कमजोर पॉइंट क्या है और हमारे मजबूत पॉइंट क्या है। इनका कमजोर पॉइंट ये है कि जो बुद्धिस्ट कंट्री है, उन बुद्धिस्ट कंट्री से पैसा लेकर के बौद्ध परिपथ के नाम पे, बुलेट ट्रेन चलाने के नाम पे, मॉडर्न ट्रेनें चलाने के नाम पे, रोड बनाने के नाम पे, और वहां के बौद्ध विहारों को सुरक्षित और संरक्षित करने के नाम पे पैसा लेके आते हैं। अभी 75 बिलियन डॉलर जापान से लेके आए हैं, और 75 बिलियन डॉलर का मतलब हो गया तकरीबन 5,12,000 करोड़ रुपया। किस लिए लेके आए? कि हमें बौद्ध अवशेषों को संभाल के रखना है, बौद्ध विहार को संभाल के रखना है, मुझे वहां परिपथ बनाने दीजिए, उसको डेवलप करने दीजिए, पर्यटक के आधार पे टूरिस्टों को आने जाने की व्यवस्था डेवलप करने दीजिए। और वो बुद्ध की धरती है, हम बुद्ध की धरती से आए हुए लोग हैं। कमाल ये है कि बाहर से पैसा लाना हो तो बुद्ध की धरती, और पैसा यहां आ जाए तो युद्ध की धरती, ये द्वंद्व नहीं चलेगा, ये हाइब्रिड कैरेक्टर नहीं चलेगा, जिसको दोहरा चरित्र कहते हैं। हम लोग बुद्धिस्ट लोग एक गले के लोग होते हैं, एक गले से बात करते हैं, और ये लोग दो गले के होते हैं तो दो गले की बात करते हैं। एक गले की बात और दो गले की बात शुरू यहां होता। अब बौद्ध भिक्षुओं को चाहिए कि बौद्ध भिक्षुक जितने भी हमारे बौद्ध भिक्षु हैं, उन्हें अपनी लड़ाई अयोध्या और साकेत से शिफ्ट करके जितने बुद्ध धर्म के दूतावास हैं वहां शिफ्ट करना चाहिए, और ये बताना चाहिए कि जिस तरह से आप पैसे दे रहे हो बुद्ध के नाम पे, ये विश्व गुरु के नाम पे, तथागत गौतम के नाम पे विश्व गुरु बना है, तो यहाँ बुद्ध की धरती पे आपसे पैसा लेकर के युद्ध शुरू किया जा रहा है। ये प्रत्यावेदन, और ये जिस दिन वहां जाकर के वहां हम बैठेंगे, वहां धरना देकर के बैठेंगे, तो निश्चित तौर पे मोदी क्या, आरएसएस की 7 पीढ़ियां भी अयोध्या का रुख नहीं कर पाएंगी। इसी पे आज चर्चा करेंगे, और चर्चा में हम शरीक करें, अपने आए हुए अतिथियों से दर्शकों का
परिचय करा दे। हमारे बीच में प्रोफेसर डॉक्टर कालीचरण स्नेही साहब हैं, हमारे बीच में प्रकाश दार्शनिक जी हैं, हमारे बीच में भंते जी की अभी ऑडियो नहीं आ रहा, हमारे बीच में भंते रेवत जी हैं। आप सभी मेहमानों का दर्द भारत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, खैर मकदम के साथ, और बकायदा आपका इस्तकबाल करते हुए आज के जंगे सुकन में आप सभी को शरीक करते हैं। और ये जो वाद विवाद प्रतियोगिता ही नहीं बल्कि एक वैचारिक प्रतियोगिता, एक रणनीति की प्रतियोगिता है। इसमें सबसे पहला प्रश्न हम प्रकाश दार्शनिक जी के पास आ रहे हैं और प्रकाश दार्शनिक जी से पहला प्रश्न हम लेते हैं। प्रकाश जी, आपसे हम समझना चाहते हैं, आप तो उस संगठन को चलाते हैं जिस संगठन पे बड़ा नाज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को था, जिस संगठन को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर शेड्यूल कास्ट के लोगों का उत्पीड़न करने से बचाने के लिए उन्होंने संभाल के रखा था। और इसलिए बचाया था कि जैसे कहते हैं कि घर में ताला इसलिए लगाया जाता है कि चोर चोरी करना चाहे तो ताला तोड़ के चोरी कर लेगा, लेकिन ताला इसलिए लगाया जाता है कि कहीं सही आदमी की भी इच्छा गलत ना हो जाए, इसलिए ताला लगाया जाता है, इसलिए दरवाजा लगाया जाता है। तो जो आपका समता सैनिक दल है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इसीलिए बनाया था समता सैनिक दल कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि कोई भी उनके समाज के ऊपर, जो गरीब समाज है, दबा समाज है, कुचला समाज है, उसके ऊपर अन्याय अत्याचार न कर पाए। और आज भी अन्याय अत्याचार हो रहा है, खासतौर से बौद्ध के अवशेषों को मिटाने की कोशिश की जा रही है। तो सबसे पहला प्रश्न दार्शनिक जी आपसे लेंगे, आप इसे किस दृष्टि से देखते हैं और लड़ाई को किस अंजाम तक ले जाना चाहिए, किस दृष्टि से, किस तरीकों से ले जाना चाहिए, हम आपसे समझना चाहेंगे दार्शनिक जी। धन्यवाद गौतम जी। सबसे पहले तो मैं आपका अभिनंदन करना चाहूँगा कि आपने अपने इस प्रयास के माध्यम से देश के जो तमाम बौद्धिस्ट है और दलित है और अम्बेडकराइट मूवमेंट के लिए काम करने वाले हैं, उनकी आवाज़ को देश की जनता तक के पहुंचाने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं वो अत्यंत सराहनीय है। और जो भी व्यक्ति इस प्रयास में जुड़ेगा, मुझे लगता है निसंदेह वह इस कार्यक्रम से ज्ञान प्राप्त करेगा। इस आपकी सोच और पहल के लिए सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। इस संपूर्ण मसले के तौर पर जब आपने मेरी राय पूछी है तो यह ऐसा पहला मौका नहीं है जब इस तरह के डिसीजन, इस तरह के निर्णय लेकर देश के ही एक वर्ग को, जो यहाँ का मूलतः वंश वाला है, उसके ऊपर तमाम सारे विरोध, तमाम सारी बातों को लादने का प्रयास करता है। बहुत पीछे नहीं जाऊंगा। 9 नवंबर 2019 को जब रंजन गोगोई की खंडपीठ ने जो निर्णय दिया, उससे ही शुरू करूंगा। यह मसला तो केवल दो लोगों के बीच का था, ऐसा दर्शाया जा रहा था, मुस्लिम और हिंदू। और तमाम लेट लतीफी को छोड़ने के बाद में एक ऐसा समय आया कि जिस समय रंजन गोगोई माननीय भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के, उन्हें ये लगने लगा कि मैंने इस केस में इमीडिएटली निर्णय देना चाहिए, और उन्होंने निर्णय दिया। वह निर्णय देते समय देश में 8 से लेकर के 7 नवंबर के बीच में जो तैयारियां की गई थी, तो शायद उनको ये लग रहा था कि देश में इस संदर्भ में कुछ गलत चीजें हो सकती है, लेकिन दुर्भाग्यवश वो नहीं हुई। 9 नवंबर 2019 को निर्णय आने के
आरएसएस, बीजेपी और संत समुदाय ने इसका स्वागत किया और वह निर्णय लेते समय रंजन गोगोई साहब ने जो मुद्दे सामने रखे वह बड़े ही हास्यास्पद थे। इस पूरे प्रकरण को 1528 के बाद का हिस्ट्री का अवलोकन करके वे तमाम सारी बातें अपने फेवर में लिखते हैं। जब इतिहास देखना ही है तो इतिहास को एक सर्टेन लिमिट में बांधना नहीं चाहिए। इतिहास तो उसके पहले भी है। जहां तक के राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद जिसे हम साकेत कहते हैं, इसका मुद्दा है, तो यह बात तो जाहिर है कि इस देश में एक ऐसा समय था जिस समय में बुद्धिस्ट यहाँ का मेजोरिटी में था और बाकी तमाम लोग वैदिक धर्म फिलोसॉफी को मानने वाले माइनॉरिटी में थे। अगर इतिहास को खंगाला जाए तो उस इतिहास को उसके भी पहले 1528 के पहले भी जाकर के उन्होंने देखा होता तो शायद उन्हें पता चला होता कि यह विवाद केवल बाबरी मस्जिद या राम जन्मभूमि में नहीं है, यह विवाद बौद्धों से भी रिलेटेड है। 1528 के बाद का इतिहास बता करके वे एक काल्पनिक पात्र को ऐतिहासिक पात्र बना देते हैं। राम जिसे हम मैथोलॉजिकल आइडेंटिटी मानते थे वह आज हिस्टोरिकल आइडेंटिटी हो गई है। एक फाइहान करके चीनी प्रवासी है जो इस देश में चीन से प्रकाश जी हम फिर आपके पास आएंगे। एक बार सारे अतिथियों को सम्मिलित कर लें। इसनई साहब आपके पास आ रहे हैं, आप अपना ऑडियो खोल लीजिएगा। इसनई साहब हम आपसे प्रश्न ले रहे हैं। आप जैसा कि बता रहे थे, हम प्रकाश जी बता रहे थे कि ये प्रकरण 1558 से लेकर के आगे बढ़ा है। तो इस प्रकरण को हम बता देते हैं। इसको अब चूंकि लाना जरूरी है, आप आए हैं तो दर्शकों को, पूरे देश के दर्शकों में जाए। ये प्रकरण पहली मर्तबा 30 नवंबर 1858 को शुरू हुआ। एक मोहम्मद सलीम नाम के व्यक्ति ने एफआईआर दर्ज कराई कि जो चबूतरा है, चबूतरे पे निहंगों ने कब्जा कर लिया है और उन निहंगों ने वहां राम राम कहना शुरू कर दिया। उस समय शीतल दुबे वहां के थानेदार थे। शीतल दुबे ने बकायदा जांच की और जांच करने के बाद 1 दिसंबर 1858 को रिपोर्ट किया कि ये जो चबूतरा है निहंगों ने ही बनाया है। तो उन्होंने केवल चबूतरे पे कब्जा किया है, चबूतरे से बाहर कब्जा नहीं किया। इसके बाद बाकी उस पे हम नहीं जाना चाहते हैं। बहुत सारी चीजें चलती रही। 5वीं शताब्दी में फाहियान और हुएंग सांग आए। उन्होंने भी बकायदा ये कहा कि ये जो भी है ये बुद्धकालीन ही ये बाबरी मस्जिद है, जिसको बवारी उस समय कहा जाता था, बवारी कहा जाता था या बाबरी कहा जाता था। और उस पे 5 उत्खनन हुए। पहला उत्खनन अगर फाहियान और हुएंग सांग ने निशानियां न बनाई हुई होती तो मेरे ख्याल से अलेक्जेंडर ई कनिंघम को पता भी नहीं लगता कहां से कहां खुदाई करनी चाहिए, कहां कहां जाना चाहिए। तो पहली खुदाई 1862-63 में उन्होंने कराई, अलेक्जेंडर कनिंघम ने। दूसरी खुदाई उन्होंने 1889 से 1891 में कराई। तीसरी खुदाई जो हुई है वो प्रोफेसर A.K. नारायण, अवधेश कुमार नारायण, जो BHU के आर्कोलॉजी सर्वे डिपार्टमेंट के हेड थे, उनके नेतृत्व में 1962-63 में कराई, 69 और 70 में कराई गई। चौथी 3 खुदाइयां हो, 4 खुदाई हुई और इसके बाद बीबी लाल के नेतृत्व में ये खुदाइयां चली और सभी खुदाई के अवशेष ये बताते हैं कि बौद्धकालीन है। प्रश्न ये नहीं, बस इतना इसलिए हमने कहा चूंकि आपने छेड़ा था तो पब्लिक के सामने ये बात चली जानी चाहिए। यहाँ मुस्लिम, यहाँ हिंदू का तो कोई प्रकरण था ही नहीं। अगर लड़ाई थी तो सिर्फ निहंगों के बीच और मुस्लिम के बीच, और तथ्यों के आधार पे कोई लड़ाई थी तो वो बुद्धिस्टों की थी।
बाकी हिंदू कहाँ से आ गए वो तो बात की बात। तो इसने साहब हम आपके पास आ रहे हैं और ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या जो बौद्ध भिक्षु हैं, बौद्ध लोग हैं, अगर वो अपनी लड़ाई अयोध्या से शिफ्ट करके, साकेत से शिफ्ट करके दिल्ली उच्चायोग तक, जो उच्चायुक्त हैं और जो हाई कमिश्नर और अम्बेसडर हैं बुद्धिस्ट कंट्रीज के, अगर उनको अप्रोच किया जाए, क्योंकि ज्यादातर पैसे वहीं से लाए गए हैं और बौद्ध विहारों के जीर्णोद्धार के नाम पे लाए हैं, परिपथ बनाने के नाम पे लाए गए हैं, बुलेट ट्रेन और मॉडर्न ट्रेन, हाई स्पीड ट्रेन चलाने के लिए लाए गए हैं। तो अगर उनको ये जानकारी दे दी जाए कि आपके बुद्ध के पैसे को युद्ध में लगाया जा रहा है, तो लड़ाई तो आसान हो जाएगी। तो अयोध्या में लड़ने की क्या जरूरत है? आप भी क्या इसी दृष्टि से सोचते हैं या कुछ अलग रणनीति के हिसाब से आप सोचते हैं? इसने हिसाब देखिए आदरणीय राणे साहब, जो आपने मुद्दा बनाया है आज का बहस का, ये सही बात है कि ये मुद्दा तो बनता है, लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा कि अब ये लड़ाई बौद्धों के हाथ से निकल चुकी, माने किसी भी संप्रदाय के हाथ से अब निकल चुकी है, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। देखिए सुप्रीम कोर्ट को संवैधानिक दर्जा, हमारा सबसे ऊंचा दर्जा प्राप्त है। अब वो बात अलग है कि उसमें कौन है, नियुक्त कौन है, किस तरह से है, ये सब है। इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो भी निर्णय आ रहे हैं, चाहे इसके पहले धनंजय को फांसी दी गई या इसके बाद जो बलात्कार कांड हुआ था उसके दोषियों को जो फांसी दी गई, तो सारे निर्णय सुप्रीम कोर्ट ही करता है, उसी के निर्णय पर ये सब निर्णय होते हैं। देखिए ये लड़ाई अब तो हमारे हाथ से निकल चुकी है संवैधानिक रूप से, क्योंकि इसका कोई अब औचित्य नहीं बनता है। बाकायदा संविधान पीठ ने एक निर्णय दे दिया, जो भी हो, जो भी तथ्य रहे हो, ये लड़ाई हमको तीसरी पार्टी बन करके, क्योंकि दो पार्टी पहले से इन्वॉल्व थी, तीसरी पार्टी बन करके, जिसको हम मुख्य पार्टी भी कह सकते हैं, वो पहले सब ये तथ्य जुटाने थे। यदि तब हमको ये सब काम करना था कि हम जो है दूतावासों पर धरना प्रदर्शन करें, संयुक्त राष्ट्र संघ से बात उठाएं या किसी और फोरम से हम बात उठाएं। अब इसका कोई, मैं समझता हूं कानूनी दृष्टि से कोई वो नहीं है। इसलिए नहीं है कि देखिए कोई भी होगा, हम सब बुद्धिजीवी हैं और इस चीज को हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय आ गया, अब तो वो सब शिलान्यास के उस पर है, भले ही प्रधानमंत्री पहुंचे या ना पहुंचे, कोई पहुंचे ना पहुंचे, उनकी जो कमेटी है, जिसको संविधान ने कहा कि आप कमेटी बनाइए, तो बाबरी एक्शन कमेटी वाले भी अपनी कमेटी बना करके वो भी वहां कुछ करना चाह रहे हैं। और इनका तो पूरा महीनों से क्या, इनका तो सालों से जो इंतजार था वो पूरा होने वाला है। अब मुझे लगता है कि इसमें अब इस समय संवैधानिक रूप से या कानूनी रूप से हमारा कोई मुद्दा नहीं बन पाता है, ये हम सब जानते हैं, वो लड़ाई निकल चुकी है। बौद्धों को या जो भी हम लोगों को काम करना था, जब मुकदमा दायर हुआ था उसी समय हमें पक्षकार होना चाहिए था। यद्यपि मैंने ये भी उस समय पढ़ा था समाचार पत्रों के माध्यम से कि उस समय इस तरह के प्रयास किए गए थे, लेकिन जो प्रयास जिस तरह से होना चाहिए थे वो हमको उस समय अंतरराष्ट्रीय दबाव क्रिएट करके सब करना चाहिए था। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट में हमारा हम दर्ज ही नहीं है उस दौर में, तो हम कैसे क्या कहेंगे। अब तो देखिए वो सब हो चुका है, जब मुसलमानों ने स्वीकार कर लिया है, यद्यपि हम भी आरोप लगा रहे हैं, सब लोग आरोप लगा रहे हैं कि जो भी न्याय प्रक्रिया है उसमें कुछ इस तरह का हम देख रहे हैं कि न्याय हो भी रहा है कि नहीं, न्याय जो हो रहा है तो न्याय होते हुए दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा है। लेकिन कुछ भी हो, मुसलमान जो कि इसमें मुख्य मुद्दई थे वो भी इसको स्वीकार कर चुके हैं, और जो उनके लिए निर्णय हुआ था, यहाँ तक उनको निर्णय हुआ था कि वो जो है राम जन्मभूमि के नजदीक ही उनको अयोध्या के एरिया में ही दिया जाएगा, वहां से उनको कई किलोमीटर दूर शिफ्ट कर दिया गया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। तो मैं सोचता हूँ कि ये नहीं है। दूसरी बात आपने जो कही कि बौद्धिस्ट कंट्री से जो पैसा आता है, तो देखिए वो अयोध्या के मसले पे पैसा नहीं आता है, अयोध्या के नाम पे कोई पैसा ना इन्होंने लिया है ना ले सकते थे, वो तो विवादास्पद था। पैसा आता है जितने भी हमारे जो बौद्ध जो टेम्पल बने हुए हैं देश के अंदर, चाहे सारनाथ हो, कुशीनगर हो, कौशाम्बी हो, जितने भी संकिसा हैं, हमारे बौद्ध गया हैं, सब इनके नाम पर लाते हैं, यही इन्हीं का विकास करते हैं। अब कितना विकास होता है तो हमारे जो पूज्य बनते हैं, जो इनको देख रहे हैं, जो ट्रस्टी हैं, इनकी भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि ये उसके सचमुच में उसके वैधानिक मतलब एक तरह से अपना विरोध दर्ज कराने वाले लोग हैं। जैसे बौद्ध गया के लिए कोई पैसा रिलीज हुआ,
और जाकर के उसको सारनाथ से जोड़ने का हुआ या कहीं हुआ, तो इन दोनों को अपना लिंक देखना चाहिए। इनका यहाँ चूंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर के हमारे बौद्ध भिक्षु भी रहते हैं, अंतरराष्ट्रीय टेम्पल भी, जापान के टेम्पल बने हुए हैं, थाईलैंड के टेम्पल बने हुए हैं, चाइना के टेम्पल बने हुए हैं, वहां लोग हैं। उनको इस चीज पर एतराज, क्योंकि एक वैधानिक प्रक्रिया से हम जब काम करेंगे तब ये काम हो पाएगा। तब यदि इन्होंने विरोध चालू कर दिया तो मैं सोचता हूं कि देखिए, अयोध्या का मुद्दा तो हमारे हाथ से निकल गया है, अब ये सांप निकल गया है, अब लाठी पीटने से मैं समझता हूं। यद्यपि देखिए, हम लोग कुछ भी करते रहे। हाँ जी, इसने ही साहब जो मुद्दा है, वो मुद्दा ये जो बुद्धिस्टों की लड़ाई है, बौद्ध भिक्षुओं की लड़ाई है, वो लड़ाई इस बात की नहीं है कि आप राम मंदिर बनाइए न बनाइए, राम मंदिर रोकने नहीं जा रहे हैं बौद्ध भिक्षु। उनका सिर्फ ये कहना है कि उत्खनन से जो बुद्ध के अवशेष निकल रहे हैं उसको एएसआई को डायरेक्ट किया जाए, वो सुरक्षित रखे। लड़ाई वो उसकी लड़ रहे हैं। नहीं तो वो ठीक है, उसमें देखिए, वो तो ये है कि इसके लिए तो स्वयं पुरातत्व विभाग जो सरकारी डिपार्टमेंट है उसको भी पहल करनी चाहिए कि जो निकल रहे हैं, हाँ, इसके लिए हाईकोर्ट में मुकदमा दायर किया जा सकता है, क्योंकि हम हाईकोर्ट में ही तो करेंगे। पहले हाईकोर्ट में मुकदमा हमारे बौद्ध भिक्षुओं को, यद्यपि ये सुप्रीम कोर्ट ने उसको कैंसिल कर दिया है और उन पर हर्जाना भी लगाया है बुरी तरह से, ये गलत शुरुआत है, ये नहीं होना चाहिए था। अच्छा, दूसरा ये है कि माना कि हम सुरक्षित रख भी लें, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, व्यवहारिक बात कह रहा हूँ, माना कि सुरक्षित रख भी लें तो वहां तो उनका जितना वो परिकोटा है वहां तो उनका सब होने ही वाला है और उस पर निर्णय हो चुका है। तो अब माना कि होगा भी तो सारी अयोध्या जो पड़ी हुई है, क्योंकि हमारा तो कोई ऐसा मुद्दा है नहीं बुद्धिस्टों का कि भाई बुद्ध ने यहाँ पर देशना दी है, यहाँ पर रहे हैं या यहाँ हमारा बौद्ध विहार रहा है, वो तो हमारा पूरा, क्योंकि वो जो साकेत ही थी वो तो पूरी की पूरी नगरी हमारी थी। तो हमारा मुद्दा पर्टिकुलर किसी एक भूमि के टुकड़े को लेकर के नहीं है, तो वो अलग मुद्दा है। इस पर मुकदमा सेपरेट तरीके से दायर हो सकता है कि ये अयोध्या जो है अयोध्या नहीं है, ये बौद्ध धर्म ग्रंथों में और सारे जो हमारे विदेशी यात्री आए हुए हैं उन्होंने दर्ज किया है कि साकेत अयोध्या लोगों ने बनाई है, ये अलग मुकदमा हो सकता है। फिर आपके पास आते हैं प्रकाश जी, आपके पास आ रहे हैं और ये समझने की कोशिश करके, ठीक है, स्नेही जी जो कह रहे थे, और जिस भी व्यक्ति के अंदर कंपेशन होगा, दया होगी, दया भाव होगा, दयालुता होगी, करुणा होगी, वो हमेशा रचनात्मक ही सोचता है और सोचना भी चाहिए, वो सोचना भी चाहिए। बौद्ध धर्म भी करुणा का धर्म है, ज्ञान का धर्म है। अभी जो बुद्धिस्टों ने और खास तौर से बौद्ध भिक्षुओं ने जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाया था, वो इस बात का नहीं लगाया था कि राम मंदिर रोक दिया जाए, राम मंदिर का निर्माण न कराया जाए। उन्होंने ये लगाया था कि एएसआई को निर्देशित आप करें कि जो अवशेष निकल रहे हैं उसको सुरक्षित रखा जाए। तो जो सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया है, ऐसा लगता है कि अब लोगों की भूमिकाएं बदल गई हैं। प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री लतीफा सुनाएंगे, मुख्यमंत्री भजन करेंगे, थानेदार अब जेब काटेंगे और सुप्रीम कोर्ट के लोग थानेदार की भूमिका निभाएंगे। अभी तक इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। रिजेक्ट करना या स्वीकार करना सुप्रीम कोर्ट का विशेषाधिकार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कोई किसी जज ने ये नहीं कहा कि आप हमेशा आर्टिकल 32 का उपयोग करके जब चाहेंगे चले आएंगे। जो निर्णय होना था हो गया, ठीक है, बात खत्म हो गई, जो निर्णय होना था हो गया। इसके बाद ये कहा कि आपको क्या लगता नहीं कि ये लैंड ऑफ लॉ है, कानून का भी कोई राज है कि नहीं है, और पिटीशन खारिज किया और ये 25-25 हजार रुपए का 1-1 लाख रुपए का दंड लगाया कि 1 महीने में जमा करना है, और सीबीआई को लगाया कि पता करो इनके पीछे कि इनको पैसे कहां से आते हैं। ये कौन सा बड़ा घोटाला कर रहे थे। और आर्टिकल 32 का अगर उपयोग कर लिया तो कौन सा अन्याय कर दिया। क्या अब सुप्रीम कोर्ट थानेदार की भूमिका निभाएगी? जी प्रकाश जी।
धन्यवाद। सबसे पहले मैं इस प्रश्न के ऊपर आने से पहले स्नेही साहब ने जो बात कही है कि अब निर्णय हो चुका है और अब हम इसके ऊपर कुछ करने से शायद कुछ हासिल नहीं होगा या कहने से कुछ हासिल नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि मैं यहाँ पर थोड़ा स्नेही साहब से डिफर करता हूँ, और वो इसलिए कि जब तक कि आप अपने इमोशंस, अपनी बातें, अपने जज्बात देश के सामने नहीं रखेंगे तो ये समझा जाएगा कि आप तो सारी की सारी बातें वैसे ही सहन करते हैं जिस तरह से दूसरे करते हैं। ये जो है ये आपका मॉन्यूमेंट्स है और आपका पूरा अधिकार बनता है उसके संदर्भ में होने वाले अन्यायों के संदर्भ में बोला जाए। दूसरी बात, इस जजमेंट को जब 20 जुलाई को दिया गया न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने, जो 3 जज थे उनमें भूषण कुमार थे और एक श्री कृष्णा शायद मुरारी, जिस तरीके से उन्होंने इस पिटिशन को डिस्पोज ऑफ किया है वह तरीका गलत है। वो कहते हैं कि ये क्या तरीका है पीआईएल फाइल करने का। पीआईएल दो चीजों के लिए, दो बात को मद्देनजर रख करके फाइल की जाती है। एक तो सोसाइटी एज ए होल, कॉमन पब्लिक के इंटरेस्ट में, और सोसाइटी के इंटरेस्ट में। बुद्धिस्ट लोगों ने सतीश चंबरकर और डॉक्टर अंबेडकर जो भी ऑर्गेनाइजेशन बोधिकुंज, इन्होंने जो फाइल की थी दैट वाज आल्सो द सोसाइटी, बिकॉज इट वाज रिलेटेड टू वन कम्युनिटी इटसेल्फ इज अ सोसाइटी। तो पीआईएल अपनी जगह पर ठीक है, जिस ढंग से उसको डिस्पोज ऑफ कर करके बातें की जाती है और फिर वो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता करते हैं, केवल इसको डिस्पोज ऑफ करने से नहीं होगा, तो इन दोनों के ऊपर फाइन भी लगाया जाए और फिर न्यायमूर्ति उसके ऊपर फाइन भी 1-1 लाख रुपए का लगा। इस तरह से देश में अगर न्याय होगा तो मैं नहीं समझता हूँ कि किसी छोटे मजहब को, अल्पसंख्यकों को या फिर जिनकी कोई आवाज नहीं उन्हें न्याय मिल पाएगा। इस देश में, इस देश की मॉन्यूमेंट्स का जतन करना यह भारत सरकार का दायित्व है, कर्तव्य है, और उसी दायित्व को सरकार के सामने लाने के लिए, न्यायमूर्ति के माध्यम से सामने लाने के लिए यह पिटीशन फाइल की गई। क्या कहना था उनका? जमीन नहीं वापस मांग रहे थे, मंदिर नहीं रोक रहे थे, उनका तो केवल इतना ही कहना था कि जो चीजें मिल रही है, शिल्प मिल रहे हैं, कलाकृतियां मिल रही है, उनका जतन किया जाए ताकि भविष्य में इसे आगे के धरोहर के लिए एक इतिहास के तौर पर बनाए रखा जाए। न्यायमूर्ति के खंडपीठ ने इस बात को समझने की जरूरत थी जो नहीं समझा, और इसीलिए इस निर्णय की जितनी निर्भत्सना की जाए उतनी कम है। समता सैनिक दल के माध्यम से जब इश्यू का, इस जजमेंट का 9 नवंबर के रंजन गोगोई के निर्णय दिया था, तो इस सिलसिले में जितनी भी तमाम विरोधी बातें थी उसके ऊपर एक बुकलेट निकाली थी और वह न्यायमूर्ति रंजन गोगोई को, भारत सरकार के राष्ट्रपति को, तमाम एम्बेसीज को एक लेटर के साथ में भेजा था। अभी तक किसी का रिप्लाई नहीं आया। आपका ये दायित्व बनता है, आपका एक कर्तव्य बनता है कि आप अगर अपने आप पर अन्याय होता हुआ महसूस करते हैं, प्रकाश जी फिर हम आपके पास आएंगे। प्रकाश जी फिर हम आपके पास, प्रकाश जी हम फिर आपके पास आएंगे। जी। और स्नेही साहब, अभी हम आपसे बात ले रहे हैं और आपसे यही बात हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि जब निर्णय आस्था के आधार पे किसी चीज का भी निर्णय हो तो दूसरे को भी आस्था प्रकट करना चाहिए। यही निर्णय साक्ष्यों के आधार पे होता तो हम साक्ष्य के आधार पे दिए गए निर्णय को मान लेते। जिस व्यक्ति ने निर्णय दिया है और आस्था के आधार पे निर्णय दिया है, आज उस व्यक्ति का अगर ट्विटर हैंडल पे चले जाइए, ट्वीट उठा करके पढ़ दीजिए तो रोज वो व्यक्ति राम 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 अपने जो व्यक्ति अपने ट्विटर हैंडल पे राम राम लिख रहा है और एक धमकी दे रहा है एक व्यक्ति का नाम लेकर कि ये प्रशांत कनौजिया कुछ ज्यादा ही बेलगाम हो गया है, ये देवी देवताओं को गाली बक रहा है, उनकी बेइज्जती कर रहा है, उनकी तौहीन कर रहा है। भाइयों बताओ इसका कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हमने ट्विटर हैंडल पे जाकर के पूछा
कि आप बगैर पूछ के हनुमान ये बताइए, ये अंडरवर्ल्ड अभी आपने ज्वाइन किया या पहले से ही ज्वाइन करके रखते थे? तो जिस व्यक्ति ने आस्था की बात की है और आस्था प्रकट करने की बात की है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ एक ऐसी व्यवस्था है जो हमें न्याय देती है और उसके ऊपर हमें अपील करने की कोई गुंजाइश नहीं है। और लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में, जबकि अलोकतांत्रिक तरीके से वो संस्था ही बनी हुई है, संविधान की किस अनुच्छेद के तहत बनाया गया है ये हम जानना चाहते हैं। 124 बी जी, उस पे हम आएंगे, चूंकि उस पे हम आ रहे हैं। जी जी राणे साहब, जो असल में क्या है कि देखिए, जो मुद्दा उठा रहे हैं आप बिल्कुल क्लियर है, लेकिन देखिए मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि पहले भी मैंने जो कहा कि देखिए असल में ये सब, अब ये संस्था आज तो खड़ी हुई नहीं है सुप्रीम कोर्ट। कई निर्णय हमारे दलितों के पक्ष में भी आए हैं और विपक्ष में किसी के भी जा सकते हैं। देखिए ये अलग मुद्दा है, मतलब इसके लिए तो ये है कि देश, पूरा देश व्यापी एक आंदोलन होना चाहिए। इसने साहब और प्रकाश जी, आप लोग साथ बने रहिएगा, जाइएगा नहीं, ऐसे कनेक्ट रहिएगा, फिर हम लौट करके आ रहे हैं आपके पास। जी स्नेही साहब, हम आपसे समझने की कोशिश कर रहे थे और ये समझना चाह रहे थे कि जो प्रक्रिया है वो सच है, वो ठीक है, चलनी चाहिए, लेकिन हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हमें अपनी बात जरूर कहते रहना चाहिए। हम अपनी बात कह सकते हैं, हमने उसका ये विरोध नहीं जताया, हम जाकर के वहां नहीं कहने लगे कि हमें मंदिर नहीं बनने देंगे। हमने सिर्फ इतना कहा था कि जो अवशेष निकल रहे हैं उसको सुरक्षित रखा जाना चाहिए। इसमें क्या हमने अन्याय कर दिया था? नहीं देखिए, ये तो मैं ये कहता हूं कि इसमें भले ही बुद्धिस्ट ना जाते, कोई भी कॉमन व्यक्ति, भारत का कोई भी नागरिक यदि इस तरह की PIL दायर करता है, उसको भी सुना जाना चाहिए था। मेरे अभी साथी ने बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि मैं दूसरे मुद्दे पे बोल रहा था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये जो है PIL को रिजेक्ट इस तरह से करना एक ठीक है। ये तो पूरी तरह से माने असंवैधानिक कदम है, क्योंकि जो राइट हमें संविधान ने दिया है, स्वयं सुप्रीम कोर्ट को आखिरकार संविधान ने ही तो अधिकार दिया है, वो तो उसको बिल्कुल अच्छा। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि रंजन गोगोई साहब देखिए भाजपा में, राज्यसभा में सुशोभित हो रहे हैं, तो चूंकि ये देश जातिवादी है, बाबा साहब भी ये कहते थे कि जाति का कैरेक्टर यहाँ महत्वपूर्ण है। जो जिस जाति में पैदा हुआ है वो जाति के कैरेक्टर को जिंदा रखना चाहता है, और खासकर यहाँ का जो तथाकथित सवर्ण वर्ग है, जो ध्वज वर्ग है, वो तो उसको पूरी तरह से महिमा मंडित करके ओढ़े ही रहता, वो किसी भी पद पर रहे। तो किसी भी आशा नहीं कर सकते हैं, वो न्याय प्रक्रिया में ही नहीं, किसी भी प्रशासनिक प्रक्रिया में किसी भी पद पर हो, राजनीतिक पद पर भी किसी पर बैठा हो, वो उसका जो जाति का जो असर है वो कम नहीं होता, वो नहीं जाता, वो तो उसका लगा रहता है। यही कारण है कि चाहे राजनीतिक दलों के निर्णय हो, चाहे किसी संस्थान के निर्णय हो, या चाहे किसी बड़े अधिकारी के निर्णय हो, वो जाति से प्रभावित हुए बना नहीं रहते हैं। ये तो सही बात है। देखिए बात ये है कि ये जो सुप्रीम, अब चूंकि वहां जब हमारा कोई नुमाइंदा ही नहीं है, अब देखिए आप जो बात कह रहे हैं इसको अभी माननीय उदित राज जी बार बार अपने ट्विटर हैंडल पर उठाते रहते हैं कि कॉलेजियम की बात उठाते हैं। कई बार इसको हमारे माननीय रामविलास जी ने भी इस मुद्दे को उठाया है। लेकिन जो राजनीतिक दल लोकतंत्र में भागीदार हैं, जो बाकायदा चुनाव आयोग द्वारा पंजीकृत हैं, जो चुनाव लड़ते हैं, लोकतंत्र प्रक्रिया में शामिल हैं, उनका ये कर्तव्य हो जाता है कि वो कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ मुहिम खोलें और वो वहां और उसमें जनता साथ दे, क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम जब तक बना रहेगा तो डायवर्सिटी उसमें आ ही नहीं सकती है। अब देखिए लोकसभा पर हम इसलिए विश्वास करते हैं कि उसमें हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, राज्यसभा में हमारे चुने हुए, राज्यसभा में हमें आरक्षण प्राप्त नहीं है। यही कारण है कि वहां तमाम प्रकार के औद्योगिक घराने के लोग, इनके तमाम खिलाड़ी, फिल्मी एक्टर सब पहुंचते हैं, हमारा कोई नहीं पहुंच पाता है। यही हाल सुप्रीम कोर्ट का है। आज से नहीं, जब से सुप्रीम कोर्ट संस्था अस्तित्व में आई है, केवल बालाकृष्णन साहब को छोड़ करके, वही KR नारायण साहब महामहिम राष्ट्रपति जब हुए थे, तो उन्होंने जब खिंचाई की थी सरकार की, तब जाकर के हुआ था और उसमें पहुंचे थे। तो न्यायिक प्रक्रिया में जब हमारे लोग ही नहीं रहेंगे,
अब ये मैं समझता हूँ लगता लगता है इसने ही साहब की आवाज चली गई है, तो प्रकाश जी आपके पास आ रहे हैं और आपसे आखिरी में पंच लाइन लेते हुए ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इसी तरह चलता रहेगा क्या। ये सच है कि आस्था की बात है तो हमें हर प्रयास करने चाहिए। हार से आखिरी बार, हार से पहले न कोई जीता है, और जब तक हमने हार नहीं मानी है तब तक कोई जीता नहीं और न जीत पाएगा। तो हार स्वीकार करने से पहले आखिरी कोशिश करने में क्या जाता है। जी बिल्कुल सही है। हम देखते हैं कि इस देश में हमारे विरुद्ध यहाँ का शासन है, प्रशासन है, न्याय व्यवस्था है, और अगर हम यूं ही इन तमाम अन्याय को झेलते रहे तो शायद इसका दायरा और बढ़ेगा। इसलिए हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमने हमारी आवाज बुलंद करनी ही चाहिए। जहां तक के ये निर्णय की बात है, इसमें एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसके ऊपर हम बहुत कम बोलते हैं, और वो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का इसमें बहुत बड़ा रोल है। मैं बहुत विस्तृत नहीं जाऊंगा, लेकिन कुछ एक रिपोर्ट है 2013 का, रिपोर्ट नंबर 18 जो सीएजी ने दिया है। तो उनके रिपोर्ट के अनुसार 3678 जितने भी देश के 24 सर्कल में मॉन्यूमेंट्स है, उनका केवल उन्होंने 1655 मॉन्यूमेंट्स का फिजिकल वेरिफिकेशन किया। तो उनमें वो लिखते हैं कि वो फिजिकल वेरिफिकेशन करते समय ये नजर में आया कि 92 मॉन्यूमेंट्स तो कागज पे दिखते हैं, अस्तित्व में तो है ही नहीं। एएसआई को मिलने वाला जितना भी पैसा है, उनका मुख्य काम है कि उत्खनन करना, सर्च करना और ऐसे तमाम जगहों को जनता के सामने ला करके देश के धरोहर में खड़ा करना। लेकिन जितना भी फंड उनको मिलता है, उनमें से केवल 1% फंड भी वो यूटिलाइज नहीं कर पाते। पिछले 5 वर्षों के दौरान 458 प्रपोजल्स देश ने उनके हाथ में सौंपे हैं इस तरह के कामों को अंजाम देने के लिए। सारे के सारे प्रपोजल धूल खाते हुए पड़े हुए हैं। आज हम देखते हैं बौद्ध गया का इशू बना है। हमारा ये मध्य प्रदेश में जो है सांची के पूरे स्तूपों में कहीं भी आपको पहले मंदिर नहीं दिखता था, लेकिन आज आप अगर वहां जाओगे तो मंदिर नजर आ रहा है। मैं दूसरी बात नहीं, ये हमारे महाराष्ट्र में है, नागपुर से तकरीबन 70 किलोमीटर दूरी पर एशिया खंड का सबसे बड़ा स्तूप था। 28 मीटर उसकी डेप्थ थी। 7 मीटर खुदाई करने के बाद में ऑल ऑफ सडन एक दिन उसको रोक दिया गया, और जिस दिन रोक दिया गया उसके एक हफ्ते के बाद में इमीडिएटली वहां पर भगवान जगन्नाथ का मंदिर बना दिया। तो ये कर क्या रहा है? ये भारत सरकार ये एएसआई के माध्यम से जिन चीजों की निगरानी करनी चाहिए, जिन चीजों का जतन करना चाहिए, जिन चीजों के, जिन मॉन्यूमेंट्स के रखरखाव के लिए प्रयास करने चाहिए, वह कहीं भी नजर नहीं आ रहे। और हमने जब एम्बेसडर्स और बाकी लोगों को लेटर लिखा तो उनकी 2 जो रिकमेंडेशन थी वो उन्हीं के संदर्भ में थी कि उनके एएसआई के अधिकारियों में जो भी अपनी सेवा में गलतानपना करता है या मिस्टेक्स करता है तो उसको पनिशेबल ऑफेंस की तरह पनिश किया जाए। लेकिन उसका कोई ये नहीं है। और हम लोग भी इतने केवल हम मतलब भारत के लोग केवल कहते हैं कि हमारा वो धरोहर है, हमारा अजिंठा है, हमारा ये है, हमारा वो है, लेकिन इस तरह के जो बातें हैं, वारदात है, जबरन अपने कब्जे में लिए जा रहे हैं। उनको लाल रंग चढ़ाया जाता है और उनको भगवान के नाम पर खड़ा कर दिया। जी जी प्रकाश जी, अब इसने साहब आपके पास आ रहे हैं। जी जी। तो जब जातिवाद चरम पे इस देश में है ही, तो वो जातिवाद चपरासी में भी होगा, एएसआई में भी होगा, पुलिस में भी होगा, कोर्ट में तो पूरी तरह से होगा। इससे निकलने का कोई विचार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, नंबर 1 पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि जब तक हमने हार नहीं मानी है, मेरा दुश्मन जीता नहीं है, तो उसके जीतने से पहले
अगर हम हार ही जा रहे हैं तो जीतने से पहले इतना उसे भयभीत जरूर कर देना चाहिए कि अगली बार जब साजिश करे तो सोच समझ के साजिश करे। इसीलिए वंदे भारत इस बात की वकालत करता है कि निश्चित तौर पे जितने भी उच्चायुक्त हैं वहां इस बात का प्रयास करना चाहिए और ये कहना चाहिए कि बुद्धिस्ट चूंकि यहाँ अल्पसंख्यक में है तो अल्पसंख्यकों के साथ क्या क्या बेईमानियां हो रही है, उस प्रयास में कोई कमी तो, उस प्रयास में कोई गड़बड़ी तो नहीं है, कोई अपराध तो नहीं करने जा रहे हैं। और निश्चित तौर पे ये अगर प्रयास हुआ तो जो हम कह रहे हैं कि मोदी जी नहीं आ पाएंगे, ये फैक्ट है, एक बार करके देखिए और सारे बुद्धिस्ट ये करेंगे, हमें विश्वास है बात हो गई है। आप देखिए रिजल्ट क्या आता है, आपसे समझना चाहेंगे इसने ही साहब। देखिए, अब आपने बिल्कुल सही कहा कि देखिए इस देश में, भारत में जातियों का संजाल फैला हुआ है। आरक्षण उसी की काट था, क्योंकि बाबा साहब ये मानते थे कि जाति जो है जल्दी नहीं जाएगी, तो जब तक जाति इस देश में हम लोग समाप्त नहीं कर लेते हैं तब तक रिजर्वेशन दिया गया था। और रिजर्वेशन से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट मुक्त रखे गए हैं। यही कारण है कि जितनी मनमानियां यहाँ होती हैं और हम होते हुए देखते रह जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। देखिए, इसका सबसे बड़ा फार्मूला ये है कि मानवर कांसीराम साहब कहते थे कि जाति नहीं विनाश हो रही है, जब तक नहीं मिट रही है तो समान धर्मा जो जातियां हैं वो जुड़ तो सकती हैं। मेरा ये कहना है कि जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, जितने भी सरकारी निकाय हैं, उन सब में सभी जातियों का उनकी आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और आरक्षण इसी को कहते हैं, क्योंकि जब वहां माना कि सुप्रीम कोर्ट में देखिए अल्पसंख्यक और मुसलमान जज वहां पर हैं, जैन जज भी वहां पहुंच जाते हैं, हमारे एससी के जज अभी जरूर पहुंचे हैं, आपके महाराष्ट्र से एक जज पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन जब तक न्याय प्रक्रिया में या किसी भी संस्थान में, पुरातत्व में भी हमारे लोग नहीं होंगे। देखिए, जाति का सबसे बढ़िया काट ये है कि उन जातियों को जो पिछड़ गई हैं किसी भी क्षेत्र में, उनके जो योग्य लोग हैं, जो डिजर्व करते हैं, उनको उन संस्थानों में प्रतिनिधित्व दीजिए। अब लखनऊ विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में कोई दलित नहीं था 99 के पहले। हम लोग जब आए तो वहां का सिनेरियो बदल गया, क्योंकि हम जाति तो मिटा नहीं सकते थे, पंडितों को वहां से भगा नहीं सकते थे, लेकिन जब हम लोग वहां पहुंचे तो सारे परिणाम लगाने लगे। यही सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है, यही सब जगह हो सकता है। ये एक काट है। दूसरी बात जो आपने कही है कि हमें हार नहीं मानना है, ये सही बात है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, राजनीतिक दलों के अपने स्वार्थ हैं, उनको वोट दिखता है, चाहे वो हमारे दल हों, हमसे संबंधित दल है, कोई भी दल हो। लेकिन जो हमारे बौद्ध भिक्षुगण हैं, उनकी जो आप ये बात, बहुत मार्केट की बात आपने उठाई है, इस मुद्दे को मुझे लगता है किसी चैनल में क्यों उठाएंगे, वो आपका दर्द है, हम सबका दर्द, इसको आपने उठाया है और इसको बौद्ध भिक्षुओं को अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि दलाई लामा को इस भारत देश ने शरण दी है, वो यहाँ हैं, उनको कम से कम, अरे भाई, अरे उनको तो कम से कम ये मुद्दा उठाना चाहिए। आखिरकार वो हमारे प्रतिनिधि हैं तो वो बुद्धिस्ट कंट्री के, और वो दलाई लामा हैं। उनको यदि वो एक बार ये कह देते हैं कि देखिए क्या हो रहा है, तो बहुत मैसेज जाता है। लेकिन उनकी भी मजबूरी फंसी हुई है, लेकिन मजबूरियों से तो निकलना पड़ेगा। तो जैसे हमारे सारनाथ हैं, कुशीनगर हैं, कौशाम्बी हैं, जितने भी हमारे बौद्ध स्थल हैं, वहां के पूज्य बौद्ध भंते जो देख रहे हैं, इन सबको ये सही कहा कि जो हमारे नहीं, इसी देश में, मतलब हम दूतावासों में ही नहीं, अरे भाई हम ये है बाकायदा अपने सोशल मीडिया पर और सब जगह इन चीजों को पहुंचा सकते हैं। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के माध्यम से भी पहुंचा सकते हैं, मुख्यमंत्रियों के माध्यम से भी पहुंचा सकते हैं, डीएम को भी लिख करके दे सकते हैं। और एक जन दबाव जरूर बनाना चाहिए। और निश्चय ही वहां की सरकारों को भी हम लोग जो है सीधे तौर पर भी, जो हम लोग सार्वजनिक क्षेत्र में हैं या जो एनजीओ के क्षेत्र में हैं, या हम प्रोफेसर लोग हैं, आप जैसे लोग हैं, ये सब सीधे प्रधानमंत्री के, हर एक देश के प्रधानमंत्री का ट्विटर हैंडल है, हम उन पर रिक्वेस्ट सीधे भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा अधिकार है। हम उनको भी लिख करके अपनी पीड़ा सुना सकते हैं कि देखिए इस देश में ये हो रहा है, क्योंकि हम अल्पसंख्यक हैं, हम बुद्धिस्ट हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि हमको दबा दिया जाए, हमारी आवाज को दबा दिया जाए। तो ये सीधे तौर पर भी हम कर सकते हैं। हमारे तमाम जो इंटरनेशनल फोरम है वहां पर भी हम इन चीजों को कर सकते हैं। ये करना चाहिए। और हमारे, ये नहीं कहता, महाराष्ट्र में तो सारे के सारे जो हमारे सांसद और विधायक वहां पर जो चुनते हैं, उनमें वो किसी भी पार्टी में रहे, आज कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन है तो वो बुद्धिस्ट।
उनको उनका ये नैतिक फर्ज बनता है कि यदि वो नमो बुद्धाय और जय भीम का जय घोष करते हैं तो उनका भी एक कर्तव्य बनता है। इस समय उनका ये राष्ट्रीय कर्तव्य बनता है और धार्मिक कर्तव्य भी बनता है कि वो इन चीजों पर जन दबाव डालें। जो आपने मुद्दा उठाया है इसको बिल्कुल दूतावासों के बीच में इन सबको जाना चाहिए। हमारे जो एनजीओ हैं और जो प्रोफेसर लोग हैं उनको भी बात रखनी चाहिए। इससे निश्चय ही फर्क पड़ेगा। आपने बिल्कुल सही कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय भी हरकत में आएगा और ये हम अपनी बात को, भले ही कोई निर्णय हो गया लेकिन फिर भी हमें असहमति दर्ज कराने का हक तो है ही। अभी हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का कल का ही निर्णय जो आया है राजस्थान के पक्ष में, राजस्थान के संदर्भ में, उन्होंने कहा है कि भाई वो भले ही उस पार्टी के लोग हैं लेकिन उस पार्टी में उन्हें अपनी आवाज विरोध दर्ज कराने का हक है। सुप्रीम कोर्ट ने ही कल कहा। तो भाई जब उसी पार्टी में रह करके वहां का कोई आदमी विरोध दर्ज करा सकता है तो हम तो इस देश के निवासी हैं, हम नागरिक भी हैं। हम बुद्धिस्ट ना भी हों लेकिन हम इस देश के नागरिक हैं, हम संविधान में आस्था रखते हैं। हमें जहां भी अन्याय होते हुए दिखता है हम अपना विरोध जितने भी फोरम है उन पर दर्ज करा सकते हैं। जी जी, ये सच है कि भारत का यही तो दर्द है और दर्द भारत ये प्रतिज्ञा की है, ये प्रतिबद्धता जाहिर की है कि भारत का जो भी दर्द है उस दर्द को आवाज देंगे और प्रॉपर प्लेस पे आवाज देंगे। जिस तरह से यहां चल रहा है, कहते हैं कि माँ अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है, अपने जान से भी ज्यादा प्यार करती है, लेकिन बच्चे को दूध तब तक नहीं पिलाती जब तक रोता नहीं है। तो उस माँ का हाल है जो अपने जान से भी ज्यादा अपने बच्चे को प्यार करती है। और हम जो हमारे अधिकारों से वंचित करना चाहते हैं, हमें अधिकारों से वंचित करना चाहते हैं, हमें न्याय से वंचित करना चाहते हैं, हमें सुर्खियां हैं उसको अखबार में आने से वंचित करना चाहते हैं। एक बेहतरीन लाइन लिखी गई थी, कौन जालिम है यहाँ जुल्म हुआ है किस पर, क्या खबर आएगी अखबार को तय करना है, अपने घर में क्या खाएं पकाएं क्या हम, ये भी हमको नहीं सरकार को तय करना है। तो ये सरकार का काम नहीं है, सरकार नहीं तय करेगी, ये मीडिया का काम है, मीडिया तय करेगा। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे मेहमानों का बहुत बहुत आभार। आप सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, तब्बा खैर, नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम।